हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारे अकाउंट्स सब्जेक्ट के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सो हमारा जो अकाउंट्स सब्जेक्ट है उसमें हम बात करेंगे आज कि हमारे अकाउंट सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं उनमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, यानी कि क्या हमें कंपलसरी पढ़ना ही चाहिए जिससे कि हमारा जो 60 मार्क का थ्योरी का पेपर आएगा बोर्ड में वो हम इजीली क्लियर कर सके। ठीक है, सो हम हर एक चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, थ्योरी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल टॉपिक नहीं होगा इसमें इसमें आपके सिर्फ थ्योरी के ही टॉपिक्स आएंगे। ठीक, सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला चैप्टर क्या है। सबसे पहला चैप्टर हमारा पार्टनरशिप प्रिलिमिनरी, जिसमें आपके कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। जो क्या क्या टॉपिक दे रखा है: फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब देखिए, ये आपके इम्पॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स हैं। ठीक, ये आपको पढ़ने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इन्हीं को पढ़ोगे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ोगे। आपको पढ़ना तो पूरी बुक ही है। जो वो चीज़ आपको बताई जा रही है, जितना आप पढ़ चुके हो, टीचर ने बताया है, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या बाकी जगह से जैसे भी पढ़ रहे हो, पढ़ना सब कुछ है। लेकिन ये क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है कि हाँ, ये मोस्टली ऐसे इन टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, थ्योरी टॉपिक्स हैं, तो इसको तो ज़रूर से देख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये दे रखा है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है जो कभी भी स्टेबल नहीं रहती है, ये हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है हमारी? ये फिक्स्ड कैपिटल हमारी एक फिक्स्ड होती है जिसमें हमारे पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं कि हमें हमारे फर्म में कितनी कैपिटल रखनी है। अब ना तो इससे कम कैपिटल होगी, ना ही इससे ज़्यादा। ठीक, वो एकदम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का वेरी शॉर्ट्स में सिंगली पूछा जा सकता है, और साथ में शॉर्ट में इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। ठीक, अब गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या कह रहा है? गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल एक हमारी रेपुटेशन बोली जाती है। जो भी हमने गुडविल रेपुटेशन के थ्रू कमाई है, जो भी हमारे कस्टमर्स हमारे बिहेवियर हमारी पर्सनालिटी हमारी रेपुटेशन के थ्रू बने हैं, वो चीज़ हमारा गुडविल कहलाता है। ठीक, गुडविल हमारी एक इंटैंजिबल एसेट होती है। ठीक है, इसकी वैल्यूएशन के 4 मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, एक कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, और एक एन्युटी मेथड होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या बता रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो अकाउंट बनाया जाता है ये आपके पार्टनर्स के लिए होता है, जो आपके प्रेजेंट टाइम पे वर्किंग पार्टनर्स होते हैं उनके लिए बनाया जाता है कि उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई, ठीक, कितनी कैपिटल विड्रॉ किया, कितना अमाउंट विड्रॉ किया है अपने अकाउंट्स में से, अपनी कैपिटल में से, या कितना वो लोन ले रहे हैं फर्म से, कितना लोन पे कर पा रहे हैं, कितने इंटरेस्ट के साथ पे कर रहे हैं, उनकी कैपिटल पे उनको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। सो इन सभी चीज़ों का जो भी कैलकुलेशन होता है, जो भी चीज़ होती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही किया जाता है। ये आपके पार्टनर्स के लिए ही प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट क्या है? पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप तो हमें पता है क्या होती है। पार्टनरशिप एक रिलेशन है कुछ पार्टनर्स, कुछ पर्सन्स के बीच का, जिसमें हम ये एग्री करते हैं दैट यस, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बिजनेस, यानी कि हम कुछ पार्टनर्स मिलके क्या करेंगे, एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसका जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आपस में शेयर करेंगे, और अगर लॉस भी होगा तो हम लोग आपस में मिलजुल के उस चीज़ को बियर करेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये होता है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड हमारी एक रिटन एग्रीमेंट होता है। ठीक है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए मेनली रहता है, बट
ये रिटन डॉक्यूमेंट हो, रिटन एग्रीमेंट रहता है, ये ओरल भी हो सकता है। ये दो फॉर्म में, पार्टनरशिप डीड आपकी दो फॉर्म में होती है, एक तो ओरल होता है फॉर्म में और एक रिटन फॉर्म में होता है। तो रिटन फॉर्म में मोस्टली जब आपका फिक्स पीरियड रहता है उसके लिए करते हो, बट फिर भी अगर फिक्स टाइम पीरियड नहीं है तब भी आप पार्टनरशिप डीड बना सकते हो रिटन फॉर्म में, जिसमें आपके सभी टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं कि आपके फर्म का नाम क्या है, आपके कितने पार्टनर्स हैं और उन पार्टनर्स का नेम और एड्रेस क्या है, कितने रेशियो के पार्टनर है, कितनी कैपिटल लगा रहे हैं, यही सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब और साथ ही साथ में पार्टनरशिप डीड में रूल्स एंड रेगुलेशंस, ड्यूटीज़, अथॉरिटीज़ ऑफ अ पार्टनर भी गिवन होता है। अब देखिए, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ पार्टनर भी एक टॉपिक है जिसमें क्या बताया गया है, पार्टनर की क्या राइट्स हैं, पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, इनसे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा प्रिपेयर रहें। तो राइट्स क्या हो गए, हमारा पार्टनर कभी भी ऑडिट कर सकता है अकाउंट को, हमारे फर्म के हमारे फर्म के एसेट्स को फर्म के पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है, किसी भी पार्टनर को वो एडमिट कर सकता है सभी पार्टनर से कंसल्ट करने के बाद, ठीक है, उनसे बात करने के बाद, या अगर चाहे तो वो खुद भी रिटायर हो सकता है ईजिली, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक। और वो अपना शेयर इक्वली भी ले सकता है, यानी कि यही सारी बहुत सी चीज़ें हैं। ड्यूटीज़ क्या हो गई, वो कभी फ्रॉडी वर्क नहीं करेगा, ऑनेस्टली वर्क करेगा, ठीक है, अपने फर्म की डिटेल्स को इधर उधर लीक नहीं करेगा, ये बहुत सी ड्यूटीज़ हो गई। डेफिनेशन क्या हो गया, हमारे पार्टनरशिप का एक डेफिनेशन आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों में तो दे ही रखी है डेफिनेशन। तो पार्टनरशिप की कोई एक डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, क्योंकि जब आप मीनिंग लिखते हो तो उसके साथ डेफिनेशन लिखना एक अच्छा इम्प्रेशन और कंपलसरी भी बोल सकते हैं होता है। कभी कभार डेफिनेशन भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, दैट डिफाइन सॉरी राइट अ डेफिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, या किसी अदर टाइप से बोल दिया गया तो डेफिनेशन लिखने को आ जाएगा, तो वो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप का ही सेकंड पार्ट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, सैक्रिफाइस रेशियो, नीड ऑफ अ न्यू पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। तो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक। पहली चीज़ तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है। दूसरी चीज़, ये अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है, जब हमारा कोई पार्टनर एडमिट होता है या रिटायर होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं कि हम लोग अपनी चीज़ों को पहले ही वैल्यू कर ले, अपनी एसेट्स और अपनी लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करके उनको क्या करें, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस, आपस में क्या करें, ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, नए पार्टनर के आने से पहले और पुराने पार्टनर के जाने से पहले, ठीक है, ताकि उसके जाने के बाद या किसी के आने के बाद हम क्या कर सकें, अपना बिजनेस एक नई सिरे से फिर से स्टार्ट कर सकें। सैक्रिफाइस रेशियो क्या, जब हमारा कोई नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में तो एक सैक्रिफाइस रेशियो बनता है। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपने अपना शेयर क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, किसको देने के लिए, न्यू पार्टनर को देने के लिए। तो जो भी वो अमाउंट, जो भी रेशियो वो सैक्रिफाइस करते हैं उसी को कहते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। नेक्स्ट है नीड ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कि हमें न्यू पार्टनर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्यों पड़ती है या क्या क्या रीजंस हैं, जब हमें अपनी कैपिटल बढ़ानी होती है, या हमारा वर्कलोड ज़्यादा है, या हमें अपने बिजनेस को ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक, या कोई अदर पार्टी हमसे इंटरेस्टेड है हमारे साथ काम करने में, ठीक है, या हमारा काम अच्छा चल रहा है, गुडविल बढ़ रही है, हमें अपनी गुडविल बढ़ानी रहती है तो करते हैं, या हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है जिसके लिए हमें किसी पार्टनर की ज़रूरत है, ठीक है। ये कुछ सिचुएशंस है जिसके लिए आप क्या करते हो, एक नए पार्टनर को अपॉइंट करते हो। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो में केस 1, केस 2, केस 3, ये 3 केसेस हैं। ये मैंने बता रखे हैं, केस 1, केस 2, केस 3 क्या होता है, पार्टनरशिप की पूरी थ्योरी बताई है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं सो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक गिवन है, जल्दी से जाएं उसको देख लें, बट इसको देखने के बाद। तो अब देखिए, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, रिटायरमेंट ऑफ अ
पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? एक तो है गेनिंग रेशियो, फिर दूसरा है वाया पार्टनर रिटायर फ्रॉम अ फर्म, ये भी बन सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाइल रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और एक है कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। जब हमारा गेनिंग रेशियो, देखिए गेनिंग रेशियो क्या है, जब हमारा कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो भी शेयर होता है ना, वो किस में बट के किसको दे दिया जाता है, वो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अभी तक एग्जांपल ले लें, ए बी एंड सी हमारे 3 पार्टनर्स थे, ठीक है। और ए को 5 रुपये मिलता था, बी को 3 रुपये और सी को 2 रुपये मिलता था, ठीक है। अब नया पार्टनर, अब मान लीजिए ए चला गया, ठीक, ए चला गया, तो ए का जो 5 रुपये है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए का 5 रुपये वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? बी और सी में। तो बी और सी में जिस रेशियो में भी उनके में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वही रेशियो उनका क्या बन जाता है? इक्वल रेशियो या गेनिंग रेशियो बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक वाई अ पार्टनर रिटायर फ्रॉम अ फर्म। ये भी क्वेश्चन बन सकता है या ये भी पूछा जा सकता है, रीजंस ऑफ अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। रीजंस पूछ लिया जा सकता है, कॉजेस पूछे जा सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं शॉर्ट्स में या वेरी शॉर्ट्स में। 1-2 पॉइंट्स पूछे जाएंगे कि रिटायरमेंट के क्या रीजंस हैं। तो रीज़न क्या हो सकता है? या तो आपके पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, या तो आपके पार्टनर की एज हो गई है, या तो पार्टनरशिप डीड एक्सपायर्ड हो गया है, ठीक है, या बिजनेस अच्छे से नहीं चल पा रहा है, वो कहीं और सेटल हो गया। ये बहुत सी चीज़ें बनती हैं। फिर एक और है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाइल रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कि गुडविल की क्या ट्रीटमेंट की जाएगी जब आपका रिटायरमेंट, आपका पार्टनर रिटायर होता है, तो इसका भी पूछा जा सकता है। तो गुडविल की क्या ट्रीटमेंट है जब पार्टनर रिटायर होता है? तो जो भी पार्टनर का शेयर है, रिटायर पार्टनर का, पहले हम गुडविल में से उसका शेयर निकालते हैं, ठीक। फिर उस शेयर को क्या करते हैं, हम रिमेनिंग पार्टनर्स में गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जितना अमाउंट उन लोगों के यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स के हक पे आता है, रिमेनिंग पार्टनर्स के शेयर में आता है, वो अमाउंट क्या करते हैं, उसको रिटायर पार्टनर को देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि नया पार्टनर आया था तो वो गुडविल लेकर आया था, और किसके लिए लेकर आया था? ओल्ड पार्टनर के लिए। अब हमारा एक पार्टनर जा रहा है, हमारा एक पार्टनर जा रहा है, तो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स कहते हैं कि तुम जब आए थे तो गुडविल लेकर आए थे, हम लोगों के लिए लेकर आए थे, अब तुम जा रहे हो तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम तुमको कुछ दें। तो हम जो तुम्हारी गुडविल की जो भी वैल्यू बनेगी, वो हम लोग अपने पास से, अपने अकाउंट से पैसे देंगे, ठीक है। तो वो होता है क्या? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, इसमें आपको कैलकुलेशन करने को आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत पूछे जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो या न्यू रेशियो ऐसा कुछ निकालना रहता है, ठीक। सो ये था आपका 3rd चैप्टर। आपका डेथ वाला तो पोर्शन हट ही चुका है, तो डेथ वाले से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आपका चैप्टर क्या था? 4th वाला डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, वो भी आपका पूरा कट चुका है, तो उससे मतलब नहीं। नेक्स्ट चैप्टर था आपका कंपनीज अकाउंट का, जिसमें सबसे पहले आता है शेयर्स। तो शेयर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक क्या हो गई? ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मीनिंग ऑफ अ कंपनी एंड इट्स टाइप, ठीक, बिजनेस शेयर, राइट शेयर, प्रोस्पेक्टस, एमओए एंड एओए, ठीक, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, काइंड्स ऑफ कैपिटल, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है मीनिंग ऑफ कंपनी। आपकी कंपनी का मतलब क्या होता है, उसके क्या टाइप्स हैं? आपको पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, जिसकी खुद की एक कॉमन सील होती है, ठीक, जो गवर्नमेंट के लॉ द्वारा क्या हुई है, क्रिएट हुई है, ठीक। परपेचुअल सक्सेशन होता है इसमें, ठीक। ये सारी कुछ चीज़ें हैं। इसके टाइप्स कितने होते हैं, कंपनी कितने टाइप्स की होती है? कंपनी मेनली 2 टाइप्स की होती है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। और इसके अदर टाइप्स बात करें तो फिर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी होती है, 1 पर्सन कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, अनलिमिटेड कंपनी होती है, ठीक है।
और आपकी और कौन सी कंपनी होती है, 1% कंपनी हो गई, अनलिमिटेड कंपनी हो गई, प्राइवेट कंपनीज हो गई। ठीक, ये कुछ टाइप्स हैं हमारी कंपनीज के। तो इसके पूरे टाइप्स एक बार आप देख लीजिएगा। बोनस शेयर, आपके बोनस शेयर क्या होता है? ठीक, बोनस शेयर जब कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेती है, ठीक, तो आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, तो उनके शेयर्स को डबल कर दिया जाता है, डबल या ट्रिपल कर देते हैं वो। तो उसी को क्या कहते हैं? बोनस शेयर कहते हैं। ठीक, राइट शेयर क्या होता है? राइट शेयर में होता है कि आपके जो शेयर्स हैं, जैसे रहता नहीं कि सबसे पहला हक आप पड़ेगा, यानी कि कहते नहीं है कि जैसे मान लीजिए हमने अभी पे किया, यानी कि कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स रह चुके हैं। ठीक, तो आप जब फिर से री इशू करोगे शेयर्स को, तो सबसे पहले उन्हीं को बेचना चाहोगे जो आपकी कंपनी में सब पहले पैसा लगा चुके हों या आपकी कंपनी के पहले शेयर होल्डर रह चुके हों। तो ऐसे शेयर होल्डर्स, ऐसे शेयर्स क्या होते हैं? हमारे राइट शेयर्स होते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस हमारे आउटसाइडर्स के लिए रहता है, जिसमें कंपनी ये बताती है कि हमारे कितने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। लोगों को शेयर्स के बारे में कैसे पता चलता है? आपका जो प्रोस्पेक्टस रहता है ना, उसी के थ्रू लोगों को पता चलता है कि इस कंपनी के कितने शेयर्स हैं, इसकी पेड अप कैपिटल कितनी है, शेयर कैपिटल कितनी है, कितना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना ये रजिस्टर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है। ये सारी बहुत सी चीज़ें क्या हैं, आपके आउटसाइडर्स के को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए बनाया जाता है प्रोस्पेक्टस। एक टॉपिक आता है एमओए एंड एसोसिएशन, एओ एंड ए। एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपके उनके लिए रहता है, आउटसाइडर्स के लिए रहता है मेनली। ये एक बार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तब इसको बनाया जाता है। ठीक, जिसमें आप इसमें ये लिखते हो आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी कितने पैसे से रजिस्टर्ड हो रही है, कितने कैपिटल से बन रही है, स्टार्ट हो रही है आपकी कंपनी। ठीक, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, उनके नाम, उनके साइंस, बहुत सी, यानी कि आपके कंपनी से रिलेटेड सारी इम्पोर्टेंट बातें रहती हैं। ठीक, जो आपके रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कराई जाती हैं। एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स में क्या रहता है? एओए में ये आपके इनसाइडर्स के लिए रहती है, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। ठीक, टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं आपकी कंपनी को चलाने के लिए। अब नेक्स्ट बात करें इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ शेयर? एक शेयर का भी ऑप्शन, वो क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ शेयर, बहुत बनता है वेरी शॉर्ट्स में और शॉर्ट्स में, तो ये मत भूलिएगा। तो शेयर क्या होते हैं? हमारी जो भी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है उसका एक स्मॉल पार्ट होता है। ठीक, एक शेयर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं और प्रेफरेंस इज आर नॉट द रियल ओनर्स, दे आर द क्रेडिटर्स इन द सेंस। ठीक, तो ये होता है। अब प्रेफरेंस शेयर के कुछ टाइप्स होते हैं, उनके बारे में बताना, ये भी पूछ लिया जा सकता है। उनके अगर शॉर्ट में पूछा गया है तो आपको इनके टाइप्स और इनके मीनिंग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक, काइंड्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल आपकी कितने टाइप्स की होती है? तो आपकी एक होती है शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, अनइश्यूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। ये सारी क्या हैं? आपकी कैपिटल की काइंड्स हैं। डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, सिंपल है, वो लिख दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या आता है? वो 6 चैप्टर है जो है डिबेंचर्स के ऊपर। शेयर्स पढ़ रखा, उसी तरीके से आपके डिबेंचर्स भी हैं। डिबेंचर्स में क्या है? डिबेंचर्स की मीनिंग पूछी जा सकती है या मीनिंग इंपॉर्टेंट है, इसके काइंड्स, सिंकिंग फंड क्या होता है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हैं। मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स क्या हो गए, यानी कि डिबेंचर्स क्या होते हैं? हमारे कंपनी के आउटसाइडर्स होते हैं, क्रेडिटर्स कहलाए जाते हैं।
ठीक है। ये हमारी कंपनी क्या करती है, अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए पब्लिक से लोन लेती है। ठीक। डिबेंचर्स के कुछ डिबेंचर्स 5 बेसिस पे डिवाइडेड है और हर बेसिस के 2 टाइप्स होते हैं, यानी कि डिबेंचर्स टोटल 10 टाइप्स के होते हैं। ठीक। सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड एक तरीके से बात करें, एक ऐसा फंड क्रिएट करना जो आप इसलिए क्रिएट करते हो, इस मोटिव से क्रिएट करते हो कि आप आगे चल के कुछ सालों बाद आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपके जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनकी पेमेंट कर सको। ठीक है। फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कि आप अपने डिबेंचर्स को रिडीम कैसे करते हो। सिंकिंग फंड और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की जो एंट्रीज होती हैं इसको भी ज़रा पढ़ लीजिएगा, क्या पता इसकी एंट्रीज लिखने को आ जाए। ठीक है। फाइनल, इसके बाद में आपका चैप्टर आता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आपके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ज़रा देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, बैलेंस शीट की मीनिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मीनिंग, इंटरिम डिविडेंड, कंटिंजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन एंड रिजर्व, फॉर्मेट ऑफ पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। तो देखिए, बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट क्या है, ये एक स्टेटमेंट होता है हमारी कंपनी का जो हर साल बनाया जाता है और इसको कहाँ सेंड किया जाता है, आपके आरओसी में। ठीक है। जिसमें आप क्या करते हो, अपने जिससे कि आपको क्या पता चलता है कि आपकी जो कंपनी है वो क्या, किस पोजीशन में है या कैसे वर्क कर रही है। ठीक। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप ये देखते हो कि आपके फर्म को या आपके कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक था इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जब आपके शेयर होल्डर्स को जो भी पेमेंट की जाती है, ठीक है, जो भी पेमेंट की जाती है और अगर उनको साल के बीच में ही उनका डिविडेंड पे कर दिया जाए तो वो क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड। कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है एक कुछ ऐसी लायबिलिटीज़ होना जो अभी हुई नहीं है प्रेजेंट टाइम में, बट इन फ्यूचर हो सकती हैं। ठीक है। 90% चांसेस, 90 या 95% चांसेस होते हैं कि आपकी ये लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, बट अभी हुई नहीं है, तो क्या पता आपकी ये लायबिलिटी बच जाए। तो ये होती है कंटिजेंट लायबिलिटी। प्रोविजन एंड रिजर्व दोनों का मतलब होता है अपने पैसों को सेव करके रखना, सेविंग। ठीक। पर प्रोविजन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया जाता है और रिजर्व में कोई भी पर्टिकुलर पर्पस डिफाइन नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फ़ोन ख़रीदना है तो मैं अपने गुल्लक में क्या कर रही हूँ, कुछ पैसे जमा कर रही हूँ, तो वो किस लिए है, वो मैं कहीं और नहीं लगाऊंगी। जब मैं पैसा वो इकट्ठा हो जाएंगी तो जब फ़ोन ख़रीदने जाऊंगी तभी मैं वो पैसे लगाऊंगी। तो ये क्या हो गया, प्रोविज़न, कि ये फ़ोन का प्रोविज़न था। रिज़र्व, कि आप पैसा इकट्ठा करते चले जा रहे हो लेकिन ये पता नहीं इसका यूज़ कहाँ करना है, जब इमरजेंसी पड़ेगी तब आप कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये हो गया रिज़र्व। अब आपका फॉर्मेट ऑफ पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो आप लोगों को पढ़ाया होगा या आप लोगों की बुक में दे रखा है पीएल अकाउंट का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो इसको पूरा प्रॉपरली लर्न कर लीजिए ताकि अगर ये फॉर्मेट आए, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आ गया, 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है शॉर्ट्स में, फॉर्मेट बहुत बार पूछा जाता है कि एसेट्स का फॉर्मेट बता दे, बैलेंस शीट का, तो अगर फॉर्मेट आता है तो पूरा का पूरा फॉर्मेट बना दीजिएगा, क्योंकि फॉर्मेट में आपके नंबर नहीं कटेंगे अगर आपने सही सही फॉर्मेट लिखा है तो। प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है, प्रपोज्ड डिविडेंड वो होता है जो आप उनको पे करते हो। ठीक है। जो भी जितना भी डिविडेंड आप उनको पे करते हो साल भर में, साल भर के बाद, या जो भी, वो होता है उनका प्रपोज्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड की अभी तक के क्लेम किया नहीं गया है लेकिन अब उनको पे करना बाकी है, यानी कि डिबेंचर्स का डिविडेंड निकल चुका है, उनको देना है लेकिन अभी दिया नहीं गया है, तो वो हो गया अनक्लेम्ड डिविडेंड।
इसके बाद में एक चैप्टर आता है आपके अब सामने डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन क्या है, तो डेप्रीसिएशन की मीनिंग इम्पॉर्टेंट है। डेप्रीसिएशन होता है आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनमें किसी ना किसी वजह से, कुछ ना कुछ कारण की वजह से, रीजंस की वजह से क्या होता है, उनकी जो वैल्यू होती है वो घटती जाती है। ठीक, चाहे आप कार लो, आपकी कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है, उसकी वैल्यू देखो कभी धीरे धीरे क्या होती है, घटती चली जाती है डे बाय डे। ठीक, वो होता है डेप्रीसिएशन। एक अब इसके मेथड्स भी हैं, मेथड्स भी इम्पॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन, मेथड्स तो इसके आई थिंक 10 पूरे दे रखे हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 से 4 ही हैं। वो कौन कौन से? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, और सिंकिंग फंड मेथड हो गया, और आपके डेप्रीसिएशन फंड मेथड हो गया। ठीक, ये कुछ आपका कुछ मेथड्स होते हैं। अब एक टॉपिक है डेप्रिसिएशन फंड मेथड क्या होता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्सोलेंस एंड फ्लक्चुएशन, ये भी पूछा जा सकता है। ऑब्सोलेंस क्या होता है, जब आपकी जो एसेट्स होती है उसमें कोई आप क्रिएटिविटी कर रहे हो, उसकी वजह से, कोई क्रिएटिविटी करते वक्त या कोई न्यू इन्वेंशन करते वक्त जो भी उसकी वैल्यू, जो भी अमाउंट उसकी घटती है, वो क्या होती है, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑब्सोलेंस। ठीक, और फ्लक्चुएटिंग तो आपको पता है, जो कभी भी फिक्स नहीं रहती है। ये नहीं फिक्स कि इस साल 10,000 उसकी वैल्यू घटी तो अगले साल भी 10,000 ही घटेगी, अगले साल 8,000 हो जाएगी, या तो फिर उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड एंड डिमिनिशिंग मेथड, फिक्स्ड मेथड क्या होता है कि हर साल हर साल क्या करते हो आप, उसके ओरिजिनल अमाउंट पे ही निकालते हो डेप्रिसिएशन, वो होता है आपका फिक्स्ड डेप्रिसिएशन मेथड। और डिमिनिशिंग मेथड क्या होता है, जो भी वैल्यू उसकी घटती जाती है, जो भी उसकी करंट वैल्यू होती है उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हो। ये हो गई आपकी डिमिनिशिंग मेथड। फिर इसके बाद में एक टॉपिक आता है, चैप्टर आता है आपका, चैप्टर नंबर 9, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, इनकम एंड सॉरी एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, कैपिटल फंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ, कंटीजेंट लायबिलिटी, मीनिंग ऑफ नाउन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, ये भी एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, जिसमें जो भी इसको आप नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हो एक तरीके से, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, यही वाला हाल है। ठीक, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट क्या होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एक तरीके से आपकी कैश बुक की तरह होती है, कैश अकाउंट की तरह होती है, जिसमें आप क्या करते हो, आप प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, फ्यूचर ईयर का, हर ईयर का क्या करते हो, रिकॉर्ड रखते हो अपने पास। ठीक, कैपिटल फंड क्या होता है, जो भी आपकी कैपिटल बनती है वो निकल के आती है आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में, वही आपकी कैपिटल फंड होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके कुछ 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बोला जा सकता है लिखने को, तो उसके लिए 2-3 अगर बोला जाएगा तो आपके वेरी शॉर्ट्स में बोला जाएगा, और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ बोला जा रहा है तो कम से कम 8 से 7 तो लिख कर ही आइएगा, वो 5 क्वेश्चंस में, 5 मार्क क्वेश्चंस में। ठीक है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, अभी हमने बताया था, ऐसी लाइबिलिटी होना जिनकी संभावना है होने की पर अभी हुई नहीं है, इन फ्यूचर हो सकती हैं। मीनिंग ऑफ एनपीओ, एनपीओ की मीनिंग क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, जो भी बिजनेस करते हो वो सोशल मीडिया के, सोशल पर्पस से करते हो, आपका खुद का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। ठीक, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करना। ये था आपका थ्योरी का टॉपिक्स। आपके अकाउंट सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट थ्योरी के टॉपिक्स थे उनके ऊपर हमने बात किया है। तो यानी कि इन टॉपिक्स को तो देखना ना ही भूलना आप लोग।
सो ऐसे ही हम लोगों की गूगल मीट पर लाइव क्लासेस चलती हैं जहाँ पे आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो रहा है। और सबसे अच्छी और सबसे गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोगों की रिवीजन सीरीज़ कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। सो जो बच्चे जिन लोगों का कोर्स कंप्लीट नहीं है बट हाँ वो करना चाहते हैं, तो अब उनके पास एक लास्ट गोल्डन मौका है जिसमें वो क्या कर सकते हैं, अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, गूगल मीट पे ही उसकी क्लासेस होंगी। तो अगर आप ऐसा रिवीजन चाहते हो, हर एक टॉपिक्स को कवर करना चाहते हो, अपना पेपर कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक, तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ पे आपको फ़ोन नंबर भी गिवन होगा 8090925797। इस नंबर पे कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें और हमसे कनेक्ट होएं और अपनी रिवीजन क्लासेस करें। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।